नमस्कार। दिल्ली 24/7 खबर दिल्ली की में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। सेहत को लेकर हमारे इस स्पेशल सेगमेंट डॉक्टर्स ऑनलाइन में मैं शीतल सिंह और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अभिनव भारद्वाज। ही इज एन एमबीबीएस and also has completed his pediatric skill training from GIMC, and also sir is now currently a medical officer and a consultant. Hello sir. हेलो। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार दिल्ली में बढ़ते डेंगू के केसेस के कारण जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उस वजह से जो सीरियसनेस है, पर फिर भी कैसे दिल्ली के लोग उसे इग्नोरेंट हो रहे हैं, और साथ ही साथ जानेंगे कि किस तरह हम कर सकते हैं डेंगू से बचाव और क्या है उसके सिम्टम्स, किस तरह हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि डेंगू के वायरस फैलने के मुख्य कारण क्या है? देखिए, फर्स्टली तो जो गंदा पानी इकट्ठा हुआ रहता है, जैसा कि गवर्नमेंट ने भी बताती है आपको, ये खुली जगह पे गंदे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। और जो गंदगी होता है, गंदगी से ये डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और डेंगू जो है वो मच्छरों से फैलता है और ये एक वायरस, डेंगू वायरस होता है जो 4 टाइप का होता है, जो मच्छरों के काटने से उनकी लार्वा से फैलता है। जी। तो तो हमें उसके पहले जो है मच्छरों को इकट्ठा होने से बचाना होगा। इस ये जैसे जो गंदा पानी जहाँ इकट्ठा होता है उसे हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। और मैक्सिमम जो है हमें, अगर जिस एरिया में ये मच्छर ज़्यादा है उस एरिया में जाने से बचना चाहिए। अगर वहाँ पे फिर भी जाना पड़े तो एटलीस्ट फुल स्लीव कपड़े यूज करने चाहिए। और एसी वाले एसी एयर कंडीशन रूम यूज करना चाहिए सोने के लिए या फिर रहने के लिए, जिससे वहाँ पे मच्छर जो है ना आ सके। लो टेम्परेचर में मच्छर जो है ज़्यादा नहीं हो पाते, वहाँ ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं मच्छर। इसी के साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि डेंगू के सिम्टम्स क्या है, जो फर्स्ट स्टेज डेंगू है उसके। जी हाँ, उसके जैसे फीवर आपको फर्स्ट स्टेज में फीवर, रैश, वोमिटिंग, नोजिया, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, मसल पेन और ये आई आई पेन हो सकते हैं आपको। और हाई ग्रेड फीवर होगा 103 टू 104 और 3-4 टाइम फीवर आएगा। इनिशियल स्टेज में जब हम आई पेन की बात करें तो टिपिकल ऐसा कहा जाता है कि डेंगू में जो सर के पीछे का एरिया है वो आपका दुखने लगेगा या फिर कभी कभी आपको फीवर आने लगेगी। तो जी ऐसे हाँ में हम जी, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये डेंगू का सिम्टम्स है या फिर हमें नॉर्मल आई साइट की प्रॉब्लम हो रही है? आपको फीवर रहेगा ना, हाई ग्रेड फीवर रहेगा, बट ये बॉडी जनरलाइज बॉडी वीकनेस होगा आपको। जी सर। जी। और ये फीवर जो है कंटिन्यू रहेगा 3-4 टाइम, आपको आता रहेगा पूरे दिन में। मेडिसिन लेने के बाद भी आपको आता रहेगा। कि आपने फीवर की बात कही, तो ये डेंगू का जो फीवर है या फिर डेंगू के जो भी सिम्टम्स है, जो डेंगू जी। का स्टेज है, ये कितने दिन के लिए होता है? क्रिटिकली कितने दिन के लिए हम बोल सकते हैं कि ये डेंगू के सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं? अप्रॉक्स 3 टू 7 डेज। तो ये जो 3 to 7 डेज का सिम्टम्स है, जी। उसमें कभी फ्लक्चुएशन ऑफ कोई भी सिम्टम्स या फिर किस प्रकार से वो अलग बॉडी पे रिएक्ट करती है, ऐसा कुछ भी है सर? हाँ जी, फ्लक्चुएशन हो सकता है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी वजह से फीवर तो ये सबसाइड हो जाएगा। जब आप फीवर के लिए मेडिसिन लेंगे तो फीवर सबसाइड हो जाएगा, या फिर बॉडी पेन, उससे पेन किलर लेंगे तो बॉडी पेन नहीं होगा। लेकिन ये कभी-कभी एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, आपका प्लेटलेट काउंट कम होता जाएगा बट फीवर ना हो, ऐसा भी होता है। तो अगर प्लेटलेट काउंट आपका कम हो रहा है तब आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको जनरलाइज्ड बॉडी पेन होने लगेगा, वीकनेस लगने लगेगा आपको। इस सिचुएशन में आपको हॉस्पिटलाइज होना ज़्यादा बेटर होता है ऑप्शन। फिर खुद ट्रीटमेंट घर पे ट्रीटमेंट लेने से बेटर है, क्योंकि एक डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग में आप रहेंगे तो बेटर रहेगा। तो जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर कि प्लेटलेट काउंट कम होने के कारण हॉस्पिटलाइज होना ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, पर
क्या प्लेटलेट काउंट्स हम होम रेमेडीज से बढ़ा सकते हैं? मतलब हाँ, डॉक्टर से हम मेडिसिन हाँ जी। ले लेंगे, पर जी प्लेटलेट काउंट कुछ होम रेमेडीज है इसके लिए? हाँ जी, बढ़ा सकते हैं। फ्लूइड इंटेक आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आपको लेने होंगे। आप उसमें लिक्विड डाइट आपको बढ़ा देना है। प्रोटीन डाइट आप ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आप लिक्विड डाइट जितना ज़्यादा लेंगे उतना आपका ये प्लेटलेट काउंट ये इंक्रीज करने में वो इफेक्ट करेगा, उसका बेटर ये रोल होगा। और जैसे आपने हमें बताया कि जो डेंगू के सिम्टम्स है वो क्रिटिकल स्टेज 3 से 7 दिन तक होते हैं, तो उन हाँ, जो एक हफ्ते का स्पैन है, उस एक हफ्ते में कौन से ऐसे दिन है जो काफी क्रिटिकल माने जाते हैं डेंगू पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या वो पहला दिन है, क्या वो दूसरा दिन है, ऐसा कौन सा दिन है? नहीं, स्टार्टिंग में 1 to 3 डेज तो आपको पता भी नहीं चलेगा। 3rd to 7 डेज जो है वो आपको काफी वीकनेस फील होगा उस टाइम, और फीवर भी कंटिन्यू रहेगा। तो 3rd to 7 डेज जो होता है वो आपको प्रिकॉशन लेना होता है मेनली। और इस डेंगू को हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? जो सिम्टम्स आपने बताया उसके बेसिस पे हम करेंगे, पर जो टेस्ट हम करने जाते हैं वो किस प्रकार के टेस्ट होते हैं? जी, ये रैपिड टेस्ट होते हैं कि आप आरटी-पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर करा सकते हैं, और इनडायरेक्ट आईजीजी करा सकते हैं। लेकिन ये सारे आपके डॉक्टर कराएंगे। वो आपको सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या टेस्ट आपको करना है। आपको खुद से नहीं करना है। गवर्नमेंट के काफी प्लान आ चुके हैं, और ये जैसे आप कोविड किट आता था उस टाइप से ये डेंगू के लिए भी किट अवेलेबल है, जिससे आप इमीडिएट चेक कर सकते हैं। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि डेंगू का कोई किट आया है, तो ये किट हमें कहाँ अवेलेबल मिलेगा? वो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों पे अवेलेबल है। वो लोग टेस्ट कर देते हैं। गवर्नमेंट आप हॉस्पिटल आपको इसके लिए खुद परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो बेटर रहेगा। क्योंकि कोविड टाइम में लोगों ने खुद से जो मेडिसिन लिया हुआ है उसकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेशन आ गया है बाद में। उसी के साथ साथ जब हम डेंगू किट की बात कर रहे हैं, तो एक और ये भी है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें डेंगू के लिए क्या सुविधाएं की गई हैं? डेंगू के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में वार्ड हैं, बेड अवेलेबल हैं, और ब्लड बैंक होते हैं। तो जैसे आपको अगर प्लेटलेट काउंट 20,000 या 25,000 से कम हुआ, तो इसके बाद फिर अगर ईएनटी ब्लीडिंग होने का सिचुएशन हुआ, तो या फिर ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुआ, तो इस सिचुएशन में आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो उसके लिए ब्लड बैंक होते हैं वहाँ पे प्रॉपर। आपको आपके केयर के लिए जो है बेड होता है, स्टाफ होते हैं, और सारी फैसिलिटी अप्रॉक्स अवेलेबल होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में। जैसे सर पिछले एक हफ्ते में डेंगू के केसेस कम से कम 100 से ज्यादा रजिस्टर हो चुके हैं दिल्ली में, तो जी इसमें जब आप हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं दिन रात डेंगू के केसेस आ रहे हैं, तो उस सब में जो एज ग्रुप है, कौन से एज ग्रुप का आप केसेस ज्यादा देख पा रहे हैं? देखिए, एक्चुअल में पीडिया वाले ज़्यादा मैंने देखे हैं अभी, 2 to 15 ईयर के एज तक। और ये किसी भी एज को हो सकता है इजीली, कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है, बट 2 to 15 ईयर के एज में पीडिया में जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसी के साथ साथ जब हम कह रहे हैं कि सबसे छोटे बच्चों को ही काफी अफेक्टेड है, पर उन्हीं छोटे बच्चों को हम हाई डोसेज नहीं दे सकते, जो जी डेंगू के मेडिसिन होंगे, जो एंटीबायोटिक्स होंगे वो, तो इस तरह के जो पेरेंट्स हैं वो किन चीजों का खास ध्यान रखे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, पहले तो ये फुल स्लीव कपड़े पहनाएं। दूसरा, जो मॉस्किटो वाले जो कुछ ऑइंटमेंट आते हैं, क्रीम आते हैं, वो लगा सकते हैं। और मच्छरदानी का, मॉस्किटो नेट का प्रयोग यूज कर सकते हैं। एयर कंडीशन रूम में उन्हें रखिए। और जो ये जहाँ ये मॉस्किटो जहाँ पे ज़्यादा प्रोन अमाउंट में है, उस एरिया से उन्हें बचा के रखना होगा। ऐसे जगह पे वो ना जाए जहाँ मच्छर ज़्यादा है, जहाँ डेंगू के मच्छरों को काट लेंगे। ऐसी जगह से दूर रखना होगा। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि डेंगू के कारण काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो मुझे जी आपसे वो पूछना है कि किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस लोग फेस कर सकते हैं डेंगू, सीवियर डेंगू के कारण? जी, सीवियर डेंगू में मेनली इसमें प्लेटलेट काउंट कम होता है। तो प्लेटलेट का मेन रोल होता है कि वो आपका जो ब्लड होता है उसको ब्लड क्लॉट वो करता है मेनली, प्लेटलेट। और अगर प्लेटलेट काउंट कम हुआ तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है इजीली, तो वो कहीं से भी ब्लीडिंग आपका स्टार्ट हो सकता है। मेनली इसमें देखा गया है कि ईएनटी ब्लीडिंग होती है। जैसे गम से ब्लीडिंग होने लगेगा, नोज से आने लगेगा ब्लीड। तो इसमें हमें पहला जो इसमें होता है कि हमें ब्लीडिंग प्रिवेंट करना होता है।
इसीलिए अगर प्लेटलेट काउंट ज़्यादा कम हो गया तो हमें इमीडिएट से हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। ये और जो प्लेटलेट bleeding- जी प्लेटलेट वही नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए, और इसमें जो है अप्रॉक्स 20, 30, 40,000 तक भी चला जाता है। तो प्लेटलेट काउंट अगर कम हो गया तो जैसे देखिए, अब हमारा ब्रेन जो है, जैसे प्लेटलेट ये कहीं पे भी इंजरी या कुछ भी हुआ, ब्लीडिंग हुआ, तो हमारे हम लोग का जो ब्रेन होता है वो इमीडिएट से एक सिग्नल भेजता है प्लेटलेट को कि यार यहाँ पे ये ब्लीडिंग होने लगा है, जाके यहाँ ब्लीडिंग रोक दो। ठीक है, वहाँ प्लेटलेट जाता है, ब्लीडिंग वहाँ पे रोक देता है, ब्लीडिंग नहीं होता है। लेकिन अगर प्लेटलेट काउंट ही कम हो गया हमारे बॉडी में, जो हमारा इम्यून सिस्टम वो वीक हो गया, प्लेटलेट काउंट कम हुआ, ब्लीडिंग होने लगेगा, ब्लीडिंग हम नहीं रोक पाएंगे फिर, तो ऐसे सिचुएशन में ब्लीडिंग होने लगता है। तो फिर आप जब हॉस्पिटलाइज होंगे तो डॉक्टर जो है वो ब्लीडिंग रोकने के लिए आपको विटामिन के का इंजेक्शन या ये ब्लीडिंग रोकने के लिए अदर इंजेक्शन आपको देते हैं, जिससे आपका ब्लीडिंग रुकता है। और मैक्सिमम ये ट्राई करते हैं, उसके बाद फ्लूइड आपको देने लगेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। अगर आप ओरली फ्लूइड नहीं ले पा रहे हैं या ओरली फ्लूइड कम लग रहा है तो आईवी फ्लूइड हम देते हैं, जिससे आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ता जाए। जो मैंने आपको पहले बताया ना, आप ओरली भी फ्लूइड ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक कीजिए। इसे कई बार ये भी कहा जाता है कि प्लेटलेट्स इंक्रीज करने के लिए ड्रैगन फ्रूट, कीवी ये काफी लाभदायक होती है। तो जी वही उसकी दूसरी ओर ऐसी कौन सी फूड है जिससे हमें परहेज करना चाहिए? जी, आपको स्पाइसी फूड जो है वो अवॉइड करना चाहिए, और आपको मैक्सिमम जो है ड्रिंक, जो लोग ड्रिंक करते हैं ड्रिंक अवॉइड करें, और स्टेरॉइड लेते हैं स्टेरॉइड ना लें। जो जिम जाने वाले हैं वो मैक्सिमम देखा गया है कि स्टेरॉइड लेते हैं, वो चीज़ें ना करें। ऑयली फ्राइड फूड, ऑयली फ्रूट ये सब ना लें, कैफीन ना लें। साथ ही साथ हम ये भी आपको जानना चाहते हैं कि हाँ सर रिच हाँ रिच प्रोटीन लेने के लिए आप पूछ रही हैं ना, क्या जानना चाहती हैं आप? यानी कि बॉडी को हाइड्रेट और रिच फ्रूट लेना ये डेंगू को हमें प्रिवेंट ही नहीं, बट जब हम डेंगू फेस कर रहे हैं तभी भी हमें हेल्प करेगा प्लेटलेट इंक्रीज करने के लिए, राइट? हाँ जी, हाँ आपको रिच प्रोटीन डाइट लेना होगा। जो पेशेंट है उन्हें रिच प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, और उनको फ्रूट फ्रूट ज़्यादा लेना चाहिए। पर जैसे हमें पता है कि अब नवरात्रि का अवसर शुरू हो चुका है, दिल्ली में जो डेंगू के केसेस है वो भी काफी बढ़ रही है, और जी साथ जी ही साथ लोग इतने इग्नोरेंट हो रहे हैं, जो दिल्ली के लोग हैं वो ये पहचान ही नहीं पा रहे कि डेंगू का जो इंक्रीज हो रहा है वो कब जाके एक्सट्रीम हो जाए। ऐसी कौन सी चीज है जो दिल्ली वासियों को अपने डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए? पहले तो सबसे पहला चीज़ जो है वो तो हमें साफ सफाई पे ध्यान देना होगा, क्योंकि दिवाली भी आ रही है, तो मैक्सिमम लोग घरों की सफाई तो करेंगे। वो अभी से करना स्टार्ट करें तो बेटर है। उसके लिए अब जैसे पानी इकट्ठा हो रहा है वो ना इकट्ठा होने दें, कहीं गंदगी कचरा कूड़ा कुछ भी है वहाँ पे मच्छर रहेंगे, तो वो हमें वो जगह ही खत्म कर दें, वो क्लियर कर दे जगह, ताकि कचरा इकट्ठा ना हो। जैसे मैक्सिमम जगह गवर्नमेंट ने भी अपने एडवर्टाइजमेंट कर रखे हैं, होर्डिंग भी दे रखा है स्वच्छता अभियान एंड ऑल, बट उसका सिर्फ वो एडवर्टाइजमेंट तक ही रह जाता है। उससे हमें गवर्नमेंट के सिर्फ चाहने से नहीं होगा ना, हमें भी तो करना पड़ेगा। अगर बेसिकली जो दिल्ली में रहने वाले या दिल्ली एनसीआर या अदर ऑल ओवर इंडिया के जितने लोग हैं, वो सारे लोग अगर खुद साफ सफाई पे ध्यान देंगे तो मच्छर तो ऐसे ही कम हो जाएंगे ना। तो साथ ही डेंगू डेंगू मलेरिया जितने भी हैं, इस मच्छरों से जो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं वो तो ऐसे ही कम होने लगेंगे। उसी के साथ जब हम कह रहे हैं कि डेंगू जो डिसीज है ये मॉस्किटो बाइट के कारण होता है, ये एयरबॉर्न एंड ऑल नहीं है, तो उसी के साथ साथ एक मैंने पढ़ा था कि जो डेंगू का डिसीज है वो कंटेजियस भी हो सकता है, जिस पर हमें काफी लोगों को पता है कि वो कंटेजियस नहीं है, पर एक नहीं बार है, अगर आपसे वो डॉक्टर ऑथराइज वो अगर आ जाए तो लोगों को शायद बेहतर तरीके से समझे। तो आप इस पर भी हमें कुछ बताएं। डेंगू डेंगू वायरस जो कंटेजियस नहीं है, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज ही है। ये डेंगू के 4 वायरस होते हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। ये 4 टाइप के वायरस हैं। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं। ये मच्छर जो मॉस्किटो होता है, डेंगू मॉस्किटो, उसके जब वो बाइट करता है तो उसके जो लार होता है ना, उससे वो ब्लड में जाता है पेशेंट के, और जिससे अप्रॉक्स
3-4 डेज में वो रेप्लिकेट करके इन्फेक्टेड आप जो सिम्टम आप फर्स्ट टाइम सिम्टम बता रहे थे वो दिखने लगता है। तो उसी के साथ साथ आप हमें आपका टेक अवे बताइए सर, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सबको ध्यान रखनी चाहिए। अब हमने इतनी चर्चा कर ली, पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लग रही है कि अब भी लोग नहीं समझ पा रहे, या डेंगू रिलेटेड आपका क्या टेक है कि आप क्या लोगों को अवेयर करना चाहते हैं? लोगों को साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए पहला तो। दूसरा चीज बच्चों पे स्पेशली ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उनको खुले में जैसे अगर खेलने के लिए भेज रहे हैं तो एटलीस्ट गंदगी वाले जगहों से बचाना होगा। जहाँ ओपन जैसे ओपन नाले होते हैं वहाँ पे मच्छर आप देखेंगे तो ज्यादा इकट्ठा रहते हैं। एटलीस्ट ऐसी जगहों से बचा के रखना पड़ेगा। और दूसरा फुल स्लीव अगर उन्हें बाहर खेलने के लिए भेज रहे हैं तो फुल स्लीव पहना के भेजें। और या तो मॉस्किटो रिलेटेड कोई भी जो ऑइंटमेंट आते हैं, क्रीम आते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट होता है ना, वो आप वो लगा के भेज सकते हैं जिससे मच्छर ना काटे उन्हें। दूसरा चीज उनके डाइट पे ध्यान देना चाहिए हमें। फ्लूइड इंटेक उनका ज़्यादा होना चाहिए और जिससे डिहाइड्रेटेड ना हो पाए, हाइड्रेटेड रहे वो हमेशा। और प्रोटीन डाइट उनकी डाइट में हमें बढ़ाना होगा। इसी के साथ क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन इन हॉस्पिटल जिसे हम कहते हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आपने बता दिया, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कभी कभी प्रेफर करते हैं। तो जो भी क्राइटेरिया है कि हॉस्पिटलाइजेशन कब जाके उन्हें हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, किस स्टेज पर, जैसे सीवियर डेंगू है या फिर जो बेसिक स्टेज 1 डेंगू है, तब आप घर पे भी प्रॉपर मेडिकेशन के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, पर हाँ जी, किस हाँ जी। स्टेज पर है जब उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आस्क करना चाहिए डॉक्टर्स को, या फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप क्राइटेरिया में इंक्लूड करना चाहते हो? अप्रॉक्स 3 to 7 डेज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और आपका जो है प्लेटलेट काउंट कम होने लगा, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, तो आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। अगर आपका प्लेटलेट काउंट 70-80,000 से भी कम हो रहा है और ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है उसके बाद भी, तो आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। और दूसरा चीज, आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना होता है। पहले जो है पेशेंट के जो रिलेटिव या फैमिली मेंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं कि सर जो है हमारे पेशेंट का प्लेटलेट काउंट पर डे मॉर्निंग अगर बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट है तो हम बीडी मतलब 2 टाइम जो है उनका प्लेटलेट काउंट मॉनिटर करते हैं। अगर नॉर्मल पेशेंट है तो हम सिंगल 1 टाइम प्लेटलेट पर डे जो है प्लेटलेट काउंट मॉनिटर करते हैं। तो उस ऐसे में जो उनके घर वाले जो फैमिली मेंबर देखते हैं वो देखते हैं यार प्लेटलेट काउंट तो कम हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगते हैं। वो पहले नहीं होना है पैनिक। दूसरा चीज, अगर आपका प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है तो वो तो हम भी देख रहे हैं, प्लेटलेट काउंट आपका कम हो रहा है। वो एक डॉक्टर तो बेटर ही जानता है कि आपका प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है तो उसको हमें कब ट्रीटमेंट आपको क्या क्या देना है उस टाइप, तो हम अपने हिसाब से करते रहते हैं। बट पेशेंट जो है फैमिली मेंबर वो पैनिक होने लगते हैं, परेशान, तो उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर आपका प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है तो हम देख रहे हैं। और दूसरा चीज, उसमें प्लेटलेट काउंट वो बार बार फोर्स करने लगते हैं कि सब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर दीजिए। जैसे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम लास्ट मूवमेंट में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं। प्लेटलेट जैसे आप बता रहे तो थे कि हम लास्ट मोमेंट में प्लेटलेट ट्रांसफर करते हैं, हाँ, इसके आगे 30,000 के अप्रॉक्स चला जाता है प्लेटलेट काउंट, तो हम ट्रांसफ्यूज करना उसके अप्रॉक्स में जो है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने के लिए ट्राई करते हैं। इसलिए कि अगर जैसे हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं उसके बाद आपको 3-4 डेज प्लेटलेट काउंट, ये गारंटी नहीं होता कि आपका ये बढ़ेगा ही, वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दोनों चीजें उसमें होती हैं। इसलिए हम 7 दिन के बाद ये चीज देखते हैं कि 7 दिन के बाद भी अगर प्लेटलेट काउंट नहीं बढ़ा, 7-8 दिन के बाद उसके बाद भी ग्रेजुअली डिक्रीज हो गया, 30,000 या 30,000 से कम हो रहा है, तो हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं। और उसके बाद इमीडिएट से प्लेटलेट नहीं बढ़ सकता, उसके बाद भी वो कम होता है प्लेटलेट काउंट बढ़ने के, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने के बाद भी। तो पैनिक नहीं होना है, वेट करना है। उसके बाद भी हम देखते हैं, अगर उसके बाद भी कम हो रहा है फिर हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बहुत ही रेयर इसी के ऐसे साथ केस होते हैं जो सीरियस होते हैं, नहीं तो मैक्सिमम जो है सर्वाइव करते हैं 90-95%। मेरा एक और सवाल है कि किस तरह डेंगू कौन से हमारे बॉडी ऑर्गन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? डेंगू देखिए पहले तो ईएनटी ब्लीड, अब इसका डेंगू का सीधे आपको देखें तो ये प्लेटलेट काउंट आपका कम हो गया,
तो प्लेटलेट काउंट तो ऑल ओवर बॉडी में, ब्लड तो ऑल ओवर बॉडी है, प्लेटलेट काउंट तो हर जगह से कम होगा ना, तो ब्लीडिंग तो कहीं से भी हो सकती है। तो आपका हर ऑर्गन इफेक्टेड हो सकता है इसमें। पहले मेनली जो इफेक्ट होता है वो ईएनटी ब्लीडिंग होता है, आपका नोज से माउथ से जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो जो आपके तरफ से हमारे लिए टेक अवे है वो यही है कि सबसे पहले तो हमें हाइड्रेटेड रहना चाहिए, अच्छे प्रोटीन्स लेना चाहिए, अच्छे इम्यून सिस्टम रखनी चाहिए, साथ ही साथ प्लेटलेट काउंट का भी हमें खास ध्यान रखना चाहिए जिन पेशेंट्स जो एडमिटेड है या फिर जो पेशेंट्स घर पर है। सर जब मैं ये सुन रही हूँ तब मुझे एक और सवाल आ रहा है कि जो घर पर होते हैं जिन्हें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं उनके हम डेली बेसिस पे टेस्ट करते हैं क्या, या फिर वो टेस्ट 2-3 दिन में एक बार होता है? जैसे अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है तो उनके तो रेगुलर प्लेटलेट काउंट्स जो है वो मॉनिटर किए जाते हैं, पर जो स्टेज 1 पेशेंट्स है जो घर पर ही होते हैं उनके लिए क्या राय है कि उनकी टेस्ट रोज होती है कि नहीं? उनके देखिए, उनके टेस्ट हम अल्टरनेट करा सकते हैं, या अगर उनका प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है तो उसको रेगुलर पर डे ही मॉनिटर करना होगा। तो बेसिकली डेंगू में हमें सबसे ज्यादा यही ध्यान रखना है कि किस तरह हम खुद से पहले सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें, जैसे कि आपने बताया लॉन्ग स्लीव्स अवॉइड करना कि पानी कहीं पर जम ना जाए ताकि वो जो मॉस्किटोज है वो ब्रीड ना कर पाए उन पर, और जो प्रोटीन है वो उसका इंटेक हम बढ़ा दें। तो जी इसी के साथ धन्यवाद सर, आज आपने हमें काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, साथ ही साथ ये भी बता दिया कि डेंगू के जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं वो खासकर छोटे बच्चे और बड़ों में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इम्यून सिस्टम पर काफी ध्यान दें। साथ ही साथ आपने हमें ये भी बताया कि किस तरह हम जो इंटरनल ब्लीडिंग है या फिर जो भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है डेंगू को लेकर, जो काफी लोगों को नहीं पता, लोगों को ये लगता है कि डेंगू बस आया और 7 दिन में चला गया, पर ऐसा नहीं होता। उनके जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे जुड़ी जो भी आपने हमें बताई सिम्टम्स, कॉजेस और जो प्रिकॉशनरी है, उसके लिए आपका धन्यवाद, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह आगे भी अगर आपको चीजों के बारे में जानकारी लेनी है और डॉक्टर से सलाह लेनी है तो नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली 24/7 खबर दिल्ली की।